अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ती हुई महामारी की। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश पस्त पड़ चुका है। उत्तर प्रदेश के नागरिक, उत्तर प्रदेश के बेबस लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। अस्पतालों में उनके लिए जगह नहीं है, इलाज नहीं मिल पा रहा है और बड़ी तादाद में यह संक्रमण शहरों से होते हुए गांव, ग्रामीण और खलिहान तक पहुंच चुका है। गांव खेड़े तक यह संक्रमण बेहद तेजी से फैल चुका है, जो अब लगभग नियंत्रण के बाहर है। इस वक्त की स्थिति पर सरकार का नियंत्रण लगभग खत्म हो चुका है। हालात बेहद खराब हैं और इस कदर खराब हैं कि न तो आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं, न ऑक्सीजन मौजूद है, न लोगों को दवाएं मिल रही हैं, न रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है और न मरीज भर्ती कराए जा रहे हैं। और तो और प्रधानमंत्री जी के कहने के बावजूद टेस्टिंग लगभग प्राइवेट क्षेत्र में बंद कर दी गई है। हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हम रोज इस उम्मीद के साथ जगते हैं कि शायद आज से स्थिति संभलेगी, लेकिन हर वो दिन नाउम्मीदी के साथ शुरू होता है, हर वो दिन मायूसी के साथ शुरू होता है, जब हमारे सामने एक बड़ी विपत्ति, एक बड़ी चुनौती प्रतिदिन खड़ी हो जाती है। सरकारों की अदूरदर्शिता, नेतृत्व की दिशाहीनता और नौकरशाही की लापरवाही कोरोना वेव की दूसरी लहर की प्रचंड चपेट में आने के लिए बेबस हो गया उत्तर प्रदेश। घुटनों पर आ गए हैं लोग, मर रहे हैं सड़कों पर, अस्पतालों में लोग मर रहे हैं, लाइनों में लोग मर रहे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि लोग इलाज तक के लिए तरस रहे हैं। स्थितियां इस कदर खराब हैं कि एक एक बेड के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं। हर आती हुई एक सांस जीवन की उम्मीद जगाने वाली होती है। ऑक्सीजन के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं। जिन ऑक्सीजन फैक्ट्रियों का जनता ने कभी मुंह नहीं देखा था, आज उन ऑक्सीजन फैक्ट्रियों के सामने लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपनों को बचाने के लिए रात रात भर फैक्ट्री के बाहर सिलेंडर लेकर खड़े हैं कि ऑक्सीजन मिले तो अपने परिजन की जान बचा सकें। यह हालत है हमारे उत्तर प्रदेश की, यह हालत है हमारे बहनों भाइयों की। यह तकलीफ अब देखी नहीं जा रही, यह दर्द की इंतहा है। सरकारों का प्रबंधन लगभग फेल हो चुका है। लोगों को न तो इलाज मुहैया है, मर रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं लोग। आज एक तस्वीर वायरल है और आप सबने निश्चित वो देखी होगी, वाराणसी की है। बिना इलाज के एक गरीब की मौत हो गई और उसकी मां अपने बच्चे की लाश 3 व्हीलर में लेकर घूम रही थी कि किसी तरह बच्चे को इलाज मिले। जब जीवित था तो आपने इलाज नहीं दिया और मर गया तो सम्मान से उसके शव को ले जाने के लिए वाहन भी नहीं दिया। और यह सब कुछ हमारी आपके आंख के सामने हो रहा है। सरकारी आंकड़ों पे मत जाइए, शमशान घाट की हालत पता कर लीजिए, कब्रिस्तानों की हालत पता कर लीजिए, पटे पड़े हैं। सरकार के लिए एक आप आंकड़े मात्र रह गए हैं, कभी गिने जाएंगे, कभी नहीं गिने जाएंगे। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक शमशान घाट के फुटपाथ तक पर लोगों की लाशें जलाई जा रही हैं। लखनऊ में तो जो लाशों को जलाने वाले लोग मौजूद रहते हैं शमशान घाट पे, वो बताते हैं कि वो पिछले 1 हफ्ते में कितनी लाशें जला चुके हैं, उन्हें अब याद ही नहीं है। हर आती हुई लाश को उन्हें राख में बदलना है। ये त्रासदी है, ये विपदा है, ये संकट है और ये संकट अब बहुत दर्द दे रहा है। इस महाविपदा की कवरेज में लगे पत्रकार फूट फूट कर रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वो लोगों की तकलीफ को सह नहीं पा रहे हैं, मदद नहीं कर पा रहे हैं, मायूस हैं, परेशान हैं, स्तब्ध हैं कि उनकी आंखों के सामने लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं, सांस के लिए मर रहे हैं। ऐसे हालात कभी किसी ने देखे नहीं होंगे जो आज हो गए हैं।
आंकड़े भले ही कहें कि उत्तर प्रदेश में 30,000 केस मिले, 164 लोगों की मौत हुई। कल अकेले लखनऊ में 250 से ज्यादा लाशें 3 शमशान घाटों पे फूकी गई हैं। अगर इनमें आधे भी कोविड मान लीजिए और आधे नॉन कोविड मान लीजिए, अब ना तो जांच हो रही है, लोगों को सिम्टम्स हैं, वो मर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं है। वेंटिलेटर वाली बेड पा लेना ईश्वर को प्राप्त कर लेने के समान हो गया है। रेमडेसिविर पा जाना अमृत की बूंद के समान है, और ऑक्सीजन सिलेंडर पाना शायद जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करना है। अभी तक आपको लगता था कि इन चीजों का कोई महत्व नहीं, पर देख लीजिए कि इन्हीं का ही महत्व जीवन में है। आपका पैसा, आपकी दौलत, आपकी शोहरत, आपकी पावर सब यहीं की यहीं रखी रह जाएगी, आप राख में बदल जाएंगे। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, और यूपी में हालात सिर्फ लखनऊ ही नहीं, गाजियाबाद से गोरखपुर और बांदा से बहराइच तक हालात एक जैसे हैं। स्थितियां नियंत्रण के लगभग बाहर हैं। ऑक्सीजन की इतनी भयानक किल्लत है कि कई अस्पताल कोविड पेशेंट्स को लखनऊ में अस्पतालों से हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प कर मरेंगे, और हम सिस्टम को खामोशी से देख रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह तमाशा करते हैं कि निगेटिविटी फैलाई जा रही है, कोविड की भयावहता दिखाई जा रही है। हां, दिखाई जा रही है। तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए? तुमने कभी अपने मां बाप, भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने खास दोस्त को एक सांस के लिए तड़प तड़प कर मरते देखा है? नहीं देखा है, इसलिए तुम पॉजिटिविटी की बात करते हो। तुमने नहीं देखा कि अस्पताल में एक बेड पाने के लिए जीवन और मौत के बीच लोग झूल रहे हैं। तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए? जाओ और चीफ मेडिकल अफसर के दफ्तर के बाहर देखो कि एक सरकारी अनुमति पत्र के बिना लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं अस्पताल में। सीएमओ ऑफिस के बाहर तड़प कर मर रहे हैं लोग कि एक चिट्ठी मिले तो अस्पताल में भर्ती हो। क्यों? क्योंकि कोविड मरीज डायरेक्ट हॉस्पिटल एडमिट नहीं हो सकता। तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए? ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोगों को देखा है तुमने? नहीं देखा, इसलिए तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए। आंख बंद कर लेने से, शुतुरमुर्ग बन जाने से समस्या, विपदा और आंधी तूफान लौट नहीं जाता है। तो तुम्हारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है और तुम पॉजिटिविटी ढूंढते हो। जिस वक्त सवाल करने चाहिए, अपनों को बचाना चाहिए, इस दुर्व्यवस्था पर बात करनी चाहिए, तुम पॉजिटिविटी ढूंढते हो। तुमने लोगों को हाल देखी है? लोगों को तड़पते हुए देखा है? कार में बैठे बैठे सांसों के लिए, ऑक्सीजन के लिए मरते लोगों को देखा है? तुमने देखा है कि 72 घंटे अपनों की लाश लिए लोग शमशान घाट पर टोकन लिए बैठे रहे कि उनकी बारी आए तो उनको अंतिम संस्कार हो? नहीं देखा। लोगों की तकलीफ नहीं देखी, किस तरह से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था, लोग सरकार से मदद मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, मर गए। तुमने उनकी तकलीफ नहीं देखी। तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर का कोई नहीं मरा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं मरा। तुमने उस तकलीफ को महसूस नहीं किया है, इसलिए तुम्हें पॉजिटिविटी चाहिए। लानत है तुम्हारी पॉजिटिविटी पे। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की तकलीफ से खुद को जोड़ नहीं सकते हो। तो जो लोग अपने ही देश के नागरिकों के साथ उनके दुख तकलीफ का एहसास नहीं कर सकते हैं, ऐसी सोच को लानत कि आप किसी के दुख तकलीफ के सहभागी नहीं बन सकते, किसी का दुख नहीं बांट सकते। आप शुतुरमुर्गी सोच के लोग हैं जिन्हें पॉजिटिविटी चाहिए। इस महाविपत्ति में जब सरकारों को प्रबंधन करना चाहिए, आप पॉजिटिविटी तलाशते हैं। ये कौन सी तैयारियां 395 दिनों से चल रही थी कि आज ऑक्सीजन की कमी है, दवाओं की कालाबाजारी है, इंजेक्शन मिल नहीं रहा है, आईसीयू बेड है नहीं, सामान्य बेड अवेलेबल नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों की जांच नहीं हो रही है, और आप पॉजिटिविटी की बात करते हैं। पॉजिटिव खबरें दिखाइए। आपकी इसी सोच ने देश को इस हालत में पहुंचाया है। अपनों को मरते जिस दिन देखोगे, उस दिन सारी पॉजिटिविटी भूल जाओगे। इसलिए लोगों के दुख तकलीफ को समझो। उस मां की तकलीफ समझो जिसके बेटे ने उसके सामने दम तोड़ा।
उसके पैरों पे दम तोड़ा, उसकी तकलीफ का एहसास है तुम्हें? नहीं होगा। सुनिए कुछ लोगों के बयान, उनकी तकलीफें, और अभी भी वक्त है, उनके दुख से अपने को जोड़िए। अरे सुनते लीजिए, क्या करेंगे? ये जो आ रहा है फोन पे बात करते करते ऊपर चला जा रहा है। अंदर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मरीज तमाम डेड बॉडी निकल रहा है केवल नाम के लिए कि जब एडमिट हो गया तो हो गया, कोई देखने नहीं जा रहा है। मरीज उसी तरह परेशान है, मरीज को मालूम नहीं है कि पता नहीं कौन सा दवा मिला कि नहीं मिला, क्या खाया क्या पिया। जब से मैं लाया हूँ मुझे ये नहीं समझ में आ रही अच्छे से ट्रीटमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये अंधकार में चीज़ है। कोई इलाज नहीं हो रहा है सर, इतनी बुरी हालत है। 4 दिन हो गए उनको भर्ती हुए, वो हार्ट पेशेंट है। यहाँ तक कि दवाइयाँ भी हार्ट की डबल दे दी गई। प्रिस्क्रिप्शन पूछा तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं बता रहे। मेरे फादर एडमिट है सनराइज हॉस्पिटल। फिर यहाँ काहे के लिए? वो लोग बोल रहे हैं शिफ्ट करने के लिए, कोई हॉस्पिटल लिखे हैं 4 तो बोले 4 घंटे में फ़ोन आएगा, कल लेके कोई फ़ोन ही नहीं आया। ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। कोविड के लिए रेफरल चाहिए इनको एडमिट करने के लिए, और रेफरल मिल ही नहीं रहा है। कोविड हेल्पलाइन पे कॉल करो, बहुत मुश्किल से तो रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन हो जाए बोल रहे हैं कॉल करेंगे, चिंता मत करिए, बट कॉल आ ही नहीं रही है। सर कल से हमारी मदर को ऑक्सीजन है ही नहीं, हॉस्पिटल में 40 पे चल रही है, डॉक्टर ने कहा ले जाओ नहीं मर जाएंगी। कल 9 बजे का आया हुआ हूँ और समझ लीजिए कि कहीं हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, क्या करें? 10 मुर्दों का नंबर आ नहीं पाता, 20 मुर्दे आके लग जाते हैं, सब ले देखो लाइन से लगे। अब इनका जब नंबर आएगा तब ये मुर्दे लगाएंगे। प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर सब कोई देखने नहीं आता है, और यहाँ कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, प्रशासन का कोई व्यवस्था है ही नहीं। सुनो 120 तो इनसे अलग, कोरोना वाले अलग हैं, 150-200 उधर जलाई जाती है। हेल्पलाइन नंबर जो है 1075, हमने इतनी बार मिलाया, कोई नहीं उठाता है तो बस डिटेल्स लिख लेता है और कहते हैं आप जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे। कोई एम्बुलेंस तक के लिए भी कोई मदद नहीं कर रहा था। उनकी बॉडी यहाँ पे इतनी घंटों तक घर पे रही है। उसके बाद हमने पेड सर्विस करके एम्बुलेंस बुलाई है, 20,000 रुपये दे के हमने उनकी बॉडी भिजवाई है। आज सुबह उनका अंतिम संस्कार हुआ है। जो सीवियर उसमें लगता है रेमडेसिविर, वो तो उसका तो आप नाम सुन के ही आदमी ऐसे भगा देता है, कहीं कुछ पता ही नहीं है कब मिलेगा क्या है। दवाओं की इतनी ब्लैकमेलिंग हो रही है कि जिसको ज़रूरत है बाकी में उसको नहीं मिल पा रही और लोग जमाखोरी कर रहे हैं दवाओं की। आज की डिबेट में मेरे साथ अनीता अग्रवाल बीजेपी से हैं, असीम वकारे एमआईएम से हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, सैयद जरीन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर भूपेंद्र केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के चीफ हैं, और डॉक्टर डीके गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं, और डॉक्टर विशाल जैन भी चिकित्सक हैं, जाने माने, नोएडा से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। अनीता अग्रवाल जी, आपकी सरकार अपने ही प्रदेश के नागरिकों को इलाज देने में, उनको बचाने में नाकाम है, और इस नाकामी का मैं कारण जान सकता हूं, ये आपकी लापरवाही का? देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात है ये महामारी इस समय आई है, इसमें हम लोग को सबको संवेदनशील और सबकी मदद करने का समय है। इस समय हम ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष भी है उसको भी राजनीति नहीं, कम से कम सहयोग करना चाहिए। और कोविड में हमारे योगी सरकार ने काफी काम किया है। आप देखिए, पहले भी WHO ने हमारे उत्तर प्रदेश की तारीफ भी की थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 3 करोड़ से अधिक कोविड जांच करने वाला पहला राज्य बना। और उसके बाद हमने आज भी देखिए 90, आज ही उन्होंने 90 हॉस्पिटल्स का एक अलग ऐलान किया कोविड का, और जितने हॉस्पिटल है कोविड किए हैं। और कोविड की मदद के लिए के हमारे पीएम हो चाहे हमारे राजनाथ सिंह जी हो, सब ऑक्सीजन वगैरह अवेलेबल करा रहे हैं। अब ऑक्सीजन की कमी नहीं रहे। पहले मैं मानती हूँ कि पहले कमी थी, अभी उससे पहले कमी थी, लेकिन अब आज से कमी नहीं है, और काफी संक्रमित लोग ठीक होकर आ भी रहे हैं। ये बात सही है कि बहुत दुखद स्थिति है, बहुत
कई ऐसे हैं जो अपने लोग गए हैं, हम भी इसका दर्द को महसूस कर रहे हैं। और ये दर्द तो, लेकिन ये महामारी क्या है, और जब कोई महामारी आती है, कोई परिस्थिति ऐसी आती है, उस समय सबको एक होकर साथ देना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। जितना सहयोग हो सके उतना सहयोग करना चाहिए। मेरी बस सबसे यही अनुरोध है कि इसमें राजनीति न करके सहयोग करना चाहिए, क्योंकि विपत्ति का समय है, इसमें हम लोगों को कम से कम एक होना चाहिए। गुप्ता, हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं और स्थितियां इस कदर खराब हैं कि अब हर गली मोहल्ला और शायद ही कोई घर बच रहा हो जहां पर कोरोना के पेशेंट्स ना मिल रहे हों। आप दूसरी लहर की बात किया करते थे, लेकिन इतनी भयानक रूप से हमारे सामने है कि आज कोई तैयारी सरकार की काम नहीं आ पा रही है और पूरा उत्तर प्रदेश घुटनों पर है। देखिए, हम लोग पहले भी बात करते थे कि दूसरी लहर आ सकती है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी भयावह होगी, इतनी भयंकर होगी कि त्राहिमाम जैसी स्थिति हो जाएगी। तो इस समय ना उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के विभिन्न प्रदेशों में हालत बहुत भयावह है, बिकॉज कि स्ट्रेन इतना तेज फैल रहा है, इतनी तेज गति से इन्फेक्शन कर रहा है, लोग संक्रमित ज़्यादा हो रहे हैं, और लोग जब संक्रमित ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे और डेथ ज़्यादा होंगी। हम लोग पहले भी बात करते थे कि 1% डेथ रेट थे, लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करें तो हमारी 138 करोड़ जनसंख्या है, उसमें 1% बहुत महत्व रखता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। अगर उस तैयारियां इतना करना मुश्किल भी था, अगर इतने लेवल पर तैयारियां करना, लेकिन अभी भी चाहें तो सरकार को चाहिए कि जैसे जो बड़े शहर हैं, खासकर जैसे लखनऊ है, बड़े टायर 1 शहर हैं, टायर 2 सिटीज़ हैं, उनमें जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जो बारात घर हैं, जो हाई राइज सोसाइटीज, क्लब हाउस हैं, जहां डॉक्टर्स रहते हैं, नियर बाई हॉस्पिटल्स हैं, उनसे उनको अटैच करके हर जगह इस वक्त आपके पास किस तरह के पेशेंट्स कोरोना के ज़्यादा आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के हैं और उनको किस प्रकार की तकलीफ की शिकायत कर रहे हो? इस समय तो यंगर एज ग्रुप के भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं खूब कोरोना से पीड़ित, और जो आ रहे हैं शिकायत तो कि नॉर्मल वही शिकायत है कि सांस फूल रही है, सैचुरेशन फॉल हो रहा है, सीटी फाइंडिंग सब में आ रही है। जैसे सीटी फाइंडिंग पहले कम आती थी, निमोनिया कम देखने को मिलता था, अब निमोनिया का परसेंटेज बढ़ गया है, स्कोर बढ़ गया है, तो इसीलिए शायद ऑक्सीजन की जरूरत ज़्यादा पड़ रही थी। पहले सिम्टोमेटिक लोग ज़्यादा थे, आजकल सिम्टोमेटिक लोग ज़्यादा आ रहे हैं और सिम्टोमेटिक ज़्यादातर पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा संदेश नहीं है। और उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8:45 पर राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। दोबारा से मेरी बात सुन लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद 8:45 पर राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या उनके पास विकल्प है, क्या ऐलान करने वाले हैं, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उदयवीर सिंह, मुझे आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की इस दुर्दशा के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं कि ना आईसीयू बेड मिल रही हैं, ना अस्पताल हैं, न लोग भर्ती हो पा रहे हैं, ना ऑक्सीजन है, न दवाएं मिल रही हैं लोगों को? झूठे, जिनको कोई दूरदर्शिता नहीं है, जिनको कोई काम नहीं करना, जिनको केवल जनता को बांटना है, लड़ाना है, वो लोग जिम्मेदार हैं। ये लोग कह रहे हैं कि त्रासदी, ये पेंडेमिक आया है, किसी को पता नहीं था। यहाँ मेडिकल प्रोफेशन के इतने लोग बैठे हैं, सब लोग द्वितीय वेव की बात करते थे, दूसरी वेव की बात करते थे। सबको पता था कि जहां से पहला वेव शुरू हुआ है वहां से दूसरा वेव शुरू हो रहा है। अभी मैं सुन रहा था कि राजनीति नहीं करिए। अरे राजनीति नहीं करिए तो कौन भाषण दे रहा है बड़ी बड़ी रैलियां करके? प्रदेश छोड़ छोड़ के दूसरे देशों में आप घूम रहे हो, प्रदेशों में भाषण देते हुए, और बता रहे हो कितने टेस्ट हो गए। अरे ये भी तो बता दो कि आपने टेस्ट गिन लिए, लाशें भी गिन लो। ये भी तो बता दो कि कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग बता रहे हो। कागज में कहते हैं 30 और शमशान में पहुंचते हैं 220। देखिए, इस सरकार ने कोई काम नहीं करने की इसकी आदत हो चुकी। इनको मालूम था ऐसे ही हम जैसे कोरोना की जीत लिया फर्स्ट वेव में कर रहे थे, ऐसे ही करेंगे। मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूं। जब सेकंड वेव शुरू हो गई तो आपको मालूम है लॉकडाउन होगा, तो प्रवासी लोग भागेंगे, मजदूर लोग पहले की तरह भागेंगे। तो क्या सरकार ने कोई योजना, स्कीम, कोई हेल्पलाइन शुरू की? नहीं की। कल मुख्यमंत्री नींद से जागे और कह दिया कि एक एक प्रवासी को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है जी। अगर भाषण से लोग पहुंच जाते तो सबको ऑक्सीजन भी पहुंच गया है, क्या आप इसको सरकार की विफलता मानते हैं कि इसी प्रदेश के लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं?
अरे विफलता, 2000 बेड कहां गए? मैं खुद ट्विटर पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से सीएम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं और बताते हैं कि फोन रिसीव नहीं हो रहा, तब तक आदमी खत्म हो गया। 30 मेडिकल कॉलेज कहां गए? 30 मेडिकल कॉलेज जो 4 साल में बनाए हैं जी। 30 ऑक्सीजन के प्लांट शुरू हो गए, आपने सुना होगा ब्रजेश जी। ओके। आज भी आप अपनी टाइमलाइन देख लीजिए, कितने लोग आपसे ऑक्सीजन मांग रहे हैं। तो काम करिए मत, समाज के लोगों को से मदद मत लीजिए, कोई पॉलिसी मैं कहां से ऑक्सीजन दूं? केवल 11 जिनको ऑक्सीजन देना है वो घरों में मुंह छुपाए बैठे हैं, अपने दफ्तरों में मुंह छुपाए बैठे हैं। मैं कहां से ऑक्सीजन दे सकता हूं? अरे सीएमओ के बगैर एडमिट नहीं होंगे, सीएमओ फोन नहीं उठाएगा, हेल्पलाइन वाले किस भाषा में बात कर रहे हैं? ऑल राइट, आपने सुना वो आप पे भी ऑडियो मैंने सुना है, मैंने सुना है। असीम वकार मुझे मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू देवीर जी। आज थोड़ा टाइम कम है क्योंकि 8:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करने वाले हैं। असीम वकार, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के? किस तरह से बेबस हैं लोग और किस तरह हमारे भाई बहन हमारी आपकी आंख के सामने तड़प तड़प कर मर रहे हैं? सर, बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ेगी कि सरकार आंकड़े छुपा रही, सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही। मुख्यमंत्री जी ने सीएमओ को आगे कर दिया है, खुद पीछे हो गए जी। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर लोगों ने सोचा नहीं था कि मरीज को अपने इलाज के लिए भर्ती होने के लिए एक अधिकारी के लेटर की जरूरत पड़ेगी, सीएमओ से लेटर की। सर, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस वक्त हमारे टीचर कहा करते थे कि बंदर के हाथ में उत्तरा मत थमाना, वो किसी को नहीं बख्शेगा। सर, ये सरकार इस वक्त वही उत्तरा हो गई। सवाल पूछिए तो सवाल मत पूछिए, पॉजिटिव बात कीजिए। मैं आज पूछ रहा हूं कि क्या वो लोग नहीं मर रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था? क्या सिर्फ वही लोग मर रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था? लाइन लग गई कब्रिस्तानों में, सर, शमशानों में लाइन लग गई है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी उदयवीर जी ने कहा, कहां गए 30 हॉस्पिटल, कहां गए 2000 बेड? मैंने 3 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री से गुजारिश की थी, हाथ जोड़कर गुजारिश की थी, सर, कि ये दौड़ बहुत हमारे अपने लोग मर रहे हैं, कम से कम जो ऑक्सीजन है उस पर से आप जीएसटी अनीता जी वेट करिए, आपको टाइम दूंगा। जीएसटी हटा दीजिए। सर, जीएसटी नहीं हटाया जा रहा। जो मेडिकल में दवाएं इस्तेमाल हो रही है कोरोना के मरीजों के लिए, इस पर से जीएसटी हटा दीजिए जी। मैं आपके चैनल के जरिए से मांग कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के गवर्नर से भी कह रहा हूं, मेरी बात पहुंचाइए कि हिंदुस्तान नहीं, आपको जहां जहां आपके इलाकों में हॉस्पिटल प्राइवेट है उनको आप टेक ओवर कर लीजिए। लोग राय दे रहे हैं कि यहां बना दीजिए, स्टेडियम में बना दीजिए। सर, बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको आप अपने में ले लीजिए, आप उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कीजिए। अभी मौके पर क्या हालात हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप तो पॉलिटिकल पर्सन हैं, आपको तो बहुत टेलीफोन लोग करते होंगे, किस प्रकार की परेशानी है? सर, असहाय हूं, किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूं, कोई नहीं सुन रहा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया है जिसको नरक कहना ज्यादा बेहतर होगा। सर, मुझे बहुत अफसोस है। किससे सवाल पूछे? अनिता जी बैठी, इनसे पूछिए, किससे सवाल पूछे? रोहिंग्या मुसलमानों से पूछे, तबलीगी जमात से पूछे जी। पाकिस्तान उस दिशा में मत मोड़े बात को, जाने दें, उस तरफ मत मोड़े। मौलाना मसूद अजहर से पूछे। ओके, सैयद जरीन मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू, शुक्रिया आपका। प्लीज 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 इस तरह की बातें मत करें, प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं निवेदन करता हूं, इस प्रकार की बात ना करें। सवाल पूछना है लेकिन हमें बात घुमानी नहीं है। सैयद जरीन, आप तो लोगों के बीच काम कर रही हैं, लखनऊ में बहुत सक्रिय हैं। क्या शिकायतें हैं लोगों की? सबसे बड़ी तकलीफ क्या है और क्या वाकई में लोग बहुत तकलीफ में हैं? ब्रजेश जी, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, मैं लड़ने नहीं आई हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ इस वक्त। आपने शुरुआत में जितनी बात कही, आप यकीन मानिए कि 100% आपने इस टाइम उत्तर प्रदेश और लखनऊ का आईना खींच के रख दिया, जो दुर्दशा इस वक्त चल रही है। मैं
किसी से कुछ नहीं कहूंगी। जैसे अनीता जी ने अभी कहा कि सिलेंडर्स हैं, मैं हाथ जोड़ के कहना चाह रही हूँ, मुझे वो जगह बता दीजिए जहां पर ऑक्सीजन मिल रहा है। आप मुझे प्लीज ले चलिए वहां पर जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऑक्सीजन तो छोड़िए, आप मुझे वहां ले चलिए जहां पर रिफिल हो रही है ऑक्सीजन। मैं आपका ऐसे आपको धन्यवाद करूंगी, जिंदगी भर बीजेपी को वोट दूंगी। अगर इस वक्त आप लखनऊ में इतना, आप दवा छोड़िए, मैं दवा की बात नहीं करने आई हूं यहां पर, मैं सिर्फ सांसों की बात करने आई हूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में लोगों को सांसें नहीं मिल पा रही। ब्रजेश जी, आप यकीन मानिए कि मेरे पास जो ये फोन है, ये दोनों फोन मैं अगर 1 घंटा भी सोती हूँ, मैं बंद करके सोती हूँ, क्योंकि डीएम गायब है, सीएमओ गायब है, नगर आयुक्त फोन नहीं उठा रहे हैं, टीम 11 गायब है। सब कहां गायब हैं? लोग ऑक्सीजन को पकड़े हुए रोडों पर बैठे हुए हैं। मेरे पास फोन आ रहा है, मैम मेरी माँ के पास 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, मैम मेरे पिताजी के पास आधे घंटे का ऑक्सीजन बचा है। जो सिलेंडर 3,500 रुपए का 10 लीटर का मिलता था, वो 17,000 का खुलेआम बिक रहा है और ब्लैक में वो 32 से 35,000 का बिक रहा है। एक गरीब आदमी कैसे 4 घंटे वो चलता है सिलेंडर? ब्रजेश जी, जंबो सिलेंडर इस टाइम 50,000 रुपए का मिल रहा है। क्या कोई गरीब आदमी, मतलब मैं कह रही हूं, खाना मत दो, दवा भी मत दो, ऑक्सीजन तो दे दो प्लीज, ऑक्सीजन तो दे दो। आप यकीन मानिए ब्रजेश जी, आप एक मुहिम चला रही थी ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की। मैं आपको गवाह बता रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ लोग। 1 सेकंड अनीता जी प्लीज, मैं एक जवाब दे दूं इनको जी। अभी रुकिए अनीता जी, पहले जरीन जी पूरा कर लें। मैं अगर ब्रजेश जी, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ, मैं आपको सैकड़ों लोग बता दूं, सैकड़ों लोग। प्लाज्मा भी अगर मिल रहा है तो अगर आप डोनर लेकर कर आएंगे, मान ली किसी को बहुत जरूरी प्लाज्मा की जरूरत है, अगर आप डोनर लेकर कर आएंगे तब आपको प्लाज्मा मिलेगा। ये मेडिकल कॉलेज आप तो ऑक्सीजन को लेकर मुहिम चला रही हैं, किस तरह की तकलीफें लोग बताते हैं आपको? ब्रजेश जी, पूरी रात 1 बजे 2 बजे 3 4 आज तक, आजकल तो हमारे रमजान चल रहे हैं, हम लोग सुबह 6 बजे तक जगते हैं, पूरी रात सिर्फ लोग ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं। लखनऊ का हाल मैं बता रही हूँ, और मैं आज का हाल बता रही हूँ। जहां जहां रिफिल हो रही थी, जैसे सदर में रिफिल हो रही थी, लालबाग में हो रही थी, कैसरबाग में हो रही थी, चौक में, यहां तक कि एयरपोर्ट के पास भी हो रही थी, आज कहीं रिफिल नहीं हो रही है। आज कहीं ऑक्सीजन रिफिल नहीं हो रही है। आप बताइए लोग कहां जाएंगे? जो लोग एडमिट है, हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं आपकी माता जी का ये थोड़ी देर का ऑक्सीजन बचा है, अगर आप इंतजाम कर सकते तो रखिए, वरना यहां से ले जाइए। आप जहां पर मरीज को मैं भेज रही, इतनी बेबसी आपने लखनऊ में कभी देखी? कभी जिंदगी में नहीं ब्रजेश जी। 28 साल की एक लड़की है, उसका मैं सुबह से मैं उसको चरक में उसकी बहन को बैठाए हुए हूँ। चरक वाले ने कह दिया कि अगर कोई मरेगा, बेड खाली होगा तो हम दे देंगे, वरना हमारे पास बेड नहीं है। तो हम इंतजार कर रहे हैं, कोई मरे तो हमारे किसी को बेड मिले। आप ये इस वक्त स्थिति है उत्तर प्रदेश की। मैं दवा, मैं रेमडेसिविर, मैं इन सब की बात ही नहीं, मैं ऑक्सीजन के लिए हाथ जोड़कर आई हूं। ऑलराइट डॉक्टर भूपेंद्र, इतने हालात कैसे खराब हो गए? देखिए, मैं थोड़ा सा समय लूंगा बात को रखने में। कुछ चीजें उत्तर प्रदेश में लंबे समय से गड़बड़ हुआ, इन सब बातों को कोई कर नहीं रहा है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल लोग हैं, एक दूसरे पर अटैक करना है। आप कल्पना करिए कि इसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा संस्थान किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया गया, यहीं पर सिविल हॉस्पिटल बनाया गया, यहीं पर बलरामपुर हॉस्पिटल बनाया, कांग्रेस के जमाने में यहीं पीजीआई बना दिया गया, फिर समाजवादी पार्टी को दिखाना था तो फिर यहीं पर लोहिया इंस्टीट्यूट बना दिया गया, फिर यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया। चिकित्सा का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया उत्तर प्रदेश में। जब आप विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे तो सारे लोग एक जगह इकट्ठा होंगे। हर व्यक्ति को यह दिखाना है कि हम कुछ स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं। लोक बंधु यहीं पर खड़ा कर दिया और एक रायबरेली एम्स 50 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि केवल हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। बाराबंकी में नहीं हो सकता था क्या? बस्ती में नहीं हो सकता था? बहराइच में नहीं हो सकता था? गोंडा में नहीं हो सकता था? बलरामपुर में नहीं हो सकता था क्या? केवल सबको एक पर इतना बड़ा मेडिकल इंफ्रा आप बता रहे हैं, उसके बावजूद लोगों को इलाज क्यों नहीं लखनऊ में मिल रहा है? इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि बाकी जगह आप किए नहीं, सारा का सारा बल्क यहाँ पर आ रहा है। बाकी जगह चूंकि मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो 10 साल 15 साल जब कहीं पर चलता है, जैसे अंबेडकर नगर में जो मेडिकल कॉलेज खोला गया, वहां पर लोगों का विश्वास हो चुका है, इसलिए वहां पर लोग इलाज कराने जा रहे हैं। लेकिन किसी को कहा जाए कि अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में बेड है, लेकिन वहां पर कोई जाएगा नहीं जाएगा, लोगों को विश्वास होने में टाइम लगता है। दूसरी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार खासकर है, ये ऐसे जगह है जहां पर कि लोग प्रायः मुंबई और दिल्ली में काम करने जाते हैं। तो मुंबई और दिल्ली में जो कुछ होगा, मैं पूरी बात कंप्लीट कर लूं, मुंबई और दिल्ली में जो कुछ होगा उससे उत्तर प्रदेश प्रभावित होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। और तीसरी बात,
इस देश में जहां जहां नौकरशाही को आप घुसेड़ देंगे, इस देश का सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इसी देश में आपने देखा होगा डॉल्फिन पाई जाती थी गंगा में, जब गंगा एक्शन प्लान लाया गया डॉल्फिन खत्म हो गई। इसी देश में पंचायती राज व्यवस्था होती, इसमें तलाक का मुद्दा उठता था, उसमें बंटवारा होता था, भाई भाई के विवाद सुलझाए जाते थे। जिस दिन पंचायती क्या राज ये व्यवस्था लागू सारे कुछ त्रासदी के लिए और दुर्व्यवस्था के लिए नौकरशाही जिम्मेदार है? पॉलिटिकल लीडरशिप क्यों जिम्मेदार नहीं है? नीति नियंता तो वही है। बात मैं यही कह रहा हूं, नीयत कितनी भी सही हो, मुख्यमंत्री कहें नीयत सही है, प्रधानमंत्री कहें नीयत सही है, जो उस नीयत को नीति में अरे बदलने वाले हैं 390 वही दिन से IAS आपकी लोग क्या हैं। नियत है सामने आ गया। मैं उस पर कुछ प्रश्न नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक टेक्नोक्रेट जो भी समस्या है उसको जानने समझने वाले, आप मुझे बहुत अच्छे से याद है डॉक्टर वेद प्रकाश जी के साथ जब आपका इंटरव्यू चल रहा था, आपने इतना बढ़िया उस समय उस व्यंग किया था, वो बहुत वायरल हुआ था और बिल्कुल सही बात आपने कही थी। हर चीज के लिए आप आईएएस बैठा रहे हैं। आईएएस क्या करेगा? आईएएस को क्या मालूम है? रेमडेसिविर के लिए मैं बता रहा हूं कि आज इस देश में कह दिया जाए कि कुत्ता बचाने के लिए आईएएस लगाए जाएंगे तो इस देश में 5 महीने में कुत्ते गायब हो जाएंगे सड़कों पर, और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चीन में कुत्ते के मांस का व्यापार होगा। ये ऐसी लॉबी है नौकरशाही। नेता चाहे जितने बुरे हो, कम से कम जनता के बीच उनको मुंह दिखावे के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन ये लोग गायब हैं। सरकार ये बहुत बड़ी बेवकूफी है जो आईएएस लोगों पर भरोसा करके बैठी है। टोकन सिस्टम किए हुए हैं। जब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, आप टोकन सिस्टम खत्म करिए, लाइसेंस राज खत्म करिए, जिसको जहां जाना है वहां जाकर इलाज कराए। पर यहाँ तो सीएमओ की परमिशन चाहिए। दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि बीमार आदमी को अस्पताल भर्ती होने के लिए सीएमओ की परमिशन चाहिए। जब तक आप नौकरशाही को इतना आगे करेंगे, दुनिया में नहीं मिलेगा, तानाशाहों के मुल्क में भी नहीं मिलेगा। और उस नौकरशाही पर जो भी सरकार रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर कराइए, उसके बाद होगा। ऑलराइट, डॉक्टर भूपेंद्र कंक्लूड करें। मैं यही कह रहा हूं कि जब तक ये टीम 11 और जगह आप प्रिंसिपल के ऊपर और वाइस चांसलर के ऊपर एसडीएम लेवल के अधिकारी को बैठा रहे हैं, वो रिपोर्ट करेगा। कितनी बेशर्मी है, बेहूदगी है। कोई इस बात के पीछे सेंस है कि एक एसडीएम जो होगा 60 साल के वाइस चांसलर से रिपोर्टिंग करेगा? उसको मालूम है, कोई अनुभव है? जब तक नौकरशाही पर जो नीयत आपकी चाहे जैसी अच्छी है बुरी है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि नीयत अंदर की बात है और नीति बाहर दिखती है। करेक्ट, बहुत ऊंची बात कही आपने। डॉक्टर विशाल जैन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नोएडा से। डॉक्टर विशाल, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश के और इतनी स्थितियां कैसे बिगड़ गई कि आज न लोगों को आईसीयू बेड मिल पा रही, न इलाज मिल पा रहा है, न ऑक्सीजन मिल पा रही है, न जांचें हो पा रही है, न दवा मिल रही है? जी सर, अस्पताल में तो हालत बहुत खराब है। जांचों के लिए बहुत लंबी लाइन लग रही है और दवाइयों की बहुत शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज है, लोगों को बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं। मेरी तो जनता से यही राय है कि जो होम आइसोलेशन कर सकते हैं प्लीज़ होम आइसोलेशन में रहें। जो लोग कम इन्फेक्टेड हैं वो भी बिस्तर की मांग कर रहे हैं, तो उनकी वजह से काफ़ी बिस्तर ऑक्यूपाइड हो रहे हैं, और जो जिनको असलियत में ज़रूरत है बिस्तरों की, उनको बिस्तर नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। वीआईपी कल्चर और जो दवाइयाँ लाइफ सेविंग कही जा रही हैं। जी सर। हाँ, आप बोले। होम आइसोलेशन के लिए लोग को प्रेरित किया जाए। होम आइसोलेशन आज 50-80% लोग होम आइसोलेशन से ठीक हो सकते हैं जी। हर आदमी को अगर RT-PCR पॉजिटिव आ रहा, हर आदमी बिस्तर की डिमांड कर रहा है। इतने बिस्तर सरकार के पास नहीं है। ऑलराइट, बल्कि होम आइसोलेशन की तो एक स्कीम ऑनलाइन कंसल्टेशन करके या इस पूरी लापरवाही के लिए, इस पूरी बद इंतजामी के लिए, इस पूरी दुर्व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की आपकी सरकार जिम्मेदार है। देखिए ब्रजेश भाई, सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा ऑक्सीजन से पहले उदयवीर जी प्लीज वेट, अनीता जी कंप्लीट कर ले, मैं आता हूं आपके पास। पीएम साहब ने उस पर ध्यान दिया, पहले एक से सुन लीजिए। पीएम साहब ने खुद ध्यान दिया, उन्होंने ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लिए रवाना किया है कि वहां से असीम भाई रुक जाइए, मैं आऊंगा। बड़ी बात यह है कि हमने स्वास्थ्य सेवा पे सबसे बड़ा ध्यान दिया है। अभी तक आप देखिए 70 सालों में केवल उन्होंने 12 हॉस्पिटल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए। हमने 4 सालों में 30 मेडिकल बनाए। कहाँ है ये मेडिकल कॉलेज? हमने 2 एम्स कहाँ चल रहे हैं ये मेडिकल कॉलेज? किसको इलाज मिल रहा है? क्या भूतों के लिए बनाया है आपने? कहाँ है ये? नहीं, क्यों मेडिकल आप देखिए। अरे कहाँ है, बताओ ना, नाम बताओ। लखनऊ में जो चल रहा है, कहाँ चल रहा है? एक नहीं चल रहा है, बिल्डिंग तक तैयार नहीं है आपकी। 5 का नाम बता दें, 5 का बताओ, 5 का अरे नाम। 5 का नाम बता दें, 5 का
क्यों मेडिकल अभी नहीं सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी वाला मेडिकल अभी शुरू हुआ कि नहीं? आपके सामने बताइए लखनऊ के अंदर कितने लोग भर्ती और उसके बाद गोरखपुर बीजेपी में के प्रवक्ता रहेंगे तो पार्टी को डुबा देंगे। आपको 5 भर्ती की बात है, वास्तव में चल रहे हैं जिसमें 2 बैच एमबीबीएस नहीं 5 में चल रहे हैं, 25 में नहीं चल रहे, 5 में 2 बैच कॉलेज में आज अपने ऐसे 5,000 बेड तो क्या हाल होगा? सुनिए इसी में लोहिया में और 5 अस्पताल चल रहे हैं, वो भी इनको नाम नहीं मालूम है। ऐसे ही ये प्रवक्ता है कि इनको ये भी नहीं गिना पा रही कि अयोध्या, बस्ती, शाहजहांपुर, बरई जो हम लोग को मालूम है, जो इनके शायद उदयवीर सिंह कुछ कहना चाहते हैं। यस उदयवीर जी, गो अहेड प्लीज। कोई इन्होंने बनाया क्या? वो हंसने का विषय बोलने नहीं देंगे तब ना। ओके ऑलराइट, उदयवीर सिंह गो अहेड। समय कम है, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, थोड़ी देर रुक जाइए मैडम, प्रधानमंत्री जी आने वाले। यस उदयवीर जी, गो अहेड। रायबरेली में गोरखपुर में हमने एम्स की व्यवस्था की है। अरे व्यवस्था कुछ नहीं की, कुछ नहीं चल रहा वहाँ पे, सब ठप पड़ा हुआ है, कुछ काम हम नहीं कर रहे हैं। आप लोग ड्रामा हर समय बयानबाजी। सिर्फ उदयवीर सिंह बोलेंगे, सिर्फ उदयवीर सिंह बोलेंगे। गो अहेड उदयवीर, एक मिनट सुन लीजिए, आप बोलिए उदयवीर जी, सिर्फ उदयवीर बोलेंगे। मेरा कहना यह है नहीं तो आप हर कि अपनी टेबल पे जो पैम्फलेट रखी है सरकार के विज्ञापन का, उसे हटा दें। मैं कह रहा हूं अपनी टेबल पे जो विज्ञापन रखी है सरकार का, वो हटा दें। कोई मेडिकल कॉलेज ये सरकार ने नहीं बनाया, जो पुरानी स्कीमें थी उन्हीं को अपने नाम से ले रहे हैं। एम्स की जमीन समाजवादी पार्टी की सरकार में मिली थी, अभी काम चल रहा है, कोई मेडिकल एम्स नहीं बनाया, अभी कोई भी एम्स नहीं चल रहा है। जो पिछली सरकार में बच्चों का हॉस्पिटल बना था 500 बेडेड, 4 साल में वो भी शुरू नहीं किया योगी जी ने। तो कैंसर हॉस्पिटल जो लखनऊ, मैडम बीच में मत बोलिए, बात कंप्लीट होने दीजिए, मैंने आपको पर्याप्त टाइम दिया था जी। मुझे 2-3 बातें पूछनी है जी, थोड़ा जल्दी रखें बात को। प्राइवेट लैब्स को टेस्ट कराने से क्यों रोका? जब मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कोरोना है, टेस्ट नहीं करने दे रहे आप प्राइवेट लैब्स में, तो मैं होम आइसोलेशन कैसे करूं? मैं कोरोना फैलाता घूम रहा हूं। आप काला बाजारी क्यों करा रहे हैं दवाइयों की? बम्बई के अंदर सरकार ने बोल दिया, फर्नांडिस खुद गए थाने उस आदमी के पास जो 5 करोड़ की इंजेक्शन होर्डिंग करके रखा था, काला बाजारी कर रहा था। आपने टीम 11 के बारे में पिछली बार से बातें हो रही थी कि ये टीम 11 चोरी कर रही है, कोई काम नहीं कर रही, बेईमानी कर रही है, इसे कोई टेक्निकल जानकारी नहीं है। उस टीम 11 के साथ ही क्यों बैठे हैं? एक्सपर्ट की राय क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते एक्सपर्ट की राय? तो इन मैडम को कहिए सरकार का पैम्पलेट हटाएं और मेरे आवास के पास ही भैंसा खोले, जाके देख ले डेड बॉडियां कितनी चल रही है, कितनी लकड़ी की जरूरत है, कितनी रिश्वत चल रही है लोग सभा को चलाने के लिए, कितनी रिश्वत चल रही है सभा को चलाने के लिए, ये पता कर ले। केवल टीवी पे आके चिल्लाना, न कुछ जानना। थैंक यू, शुक्रिया। असीम वकार को स्क्रीन पर लाया जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लड़िए मत, जन स्वास्थ्य की बात है, हमें जनता को बचाना है। ओके, असीम वकार कुछ मेंशन कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे। यस गो अहेड सर। आपके जरिए से गुजारिश करना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, आवाज ठीक की जाए उनकी जी, ध्यान दीजिए जो प्राइवेट आपकी पैथोलॉजीज है, इनको आपने टेस्ट नहीं करने का आदेश दिया है, इसको खोल दीजिए। हर आदमी टेस्ट करा लेगा, उसे मालूम होगा हम नेगेटिव है, पॉजिटिव है। दूसरी बात, जो आपने इमरजेंसी सेवाएं बंद कर रखी हैं कोरोना के चक्कर में, वो भी खोलिए। जब प्राइवेट से टेस्ट करा के जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव लेके जाएगा, पहले उसको भर्ती कराइए, भर्ती कराने के बाद उसका इलाज भी कराइए। एडमिट हो रहे हैं। देखिए सिर्फ असीम वकार को बोलना है, नहीं है, अनीता जी डिस्टर्ब मत करिए। लोगों की जानों से खेल रही है, आपको शर्म आना चाहिए। आपको इस वक्त हम लोग के पाले में खड़ा होना चाहिए, जनता के पाले में, सरकार के पाले में नहीं खड़ा होना चाहिए। हॉस्पिटल मना करते हैं, जनता रहेगी तो सरकार रहेगी, हॉस्पिटल मना जनता रहेगी तो बीजेपी रहेगी। इस समय निजी हॉस्पिटल हो ये लड़ाई बीजेपी की और समाजवादी की और इमरजेंसी नहीं है। आप और कार्रवाई होगी अगर कोई मना करता है तो। एक तरफ वो लोग हैं जो बीमार है, एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें दवा चाहिए, और दूसरी तरफ सरकार है। आपको तय करना है कि आप सरकार के पक्ष में है या आवाम के पक्ष में है। सर टेस्ट खुलवा दीजिए, प्राइवेट लैबोरेटरीज है उनको कहिए कि जांच करें। थैंक यू, थैंक यू। सेवा वाली प्रशासन कीजिए। ओके,
सीएमओ के जो रेफरल लेटर है ये लेटर थैंक यू थैंक यू व्यवस्था कम नहीं है, सबको भर्ती कराइए। थैंक यू। सबकी जांच आपस में लड़ना नहीं है, सब हमारे लिए कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, सिर्फ सैयद जरीन का नंबर। ऑल राइट, थैंक यू। आप दोनों शांत हो जाएं। सैयद जरीन, सबसे बड़ी समस्या लखनऊ में इस वक्त ये है, आप मैडम अब शांत हो जाइए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ, सीरियस हुआ, तो बिना सीएमओ के अनुमति पत्र के कोई मरीज भर्ती नहीं हो सकता जी। और इससे बड़ी विपत्ति कोई नहीं है कि सीएमओ मिलता नहीं है जी। एक तो जांच नहीं होगी, दूसरा परमिशन भर्ती होने की नहीं मिलेगी। दुनिया के क्या किसी और मुल्क में भी इस तरह की आपने सुना है कि किसी मरीज को अस्पताल भर्ती होने के लिए सरकारी परमिशन चाहिए? बिल्कुल ब्रिजेश जी, कहीं पर मैंने आज तक नहीं सुना। ये पहली बार मैं यहाँ, वो भी महामारी में देख रही हूँ। महामारी में तो स्वास्थ्य सुविधाओं को बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए था। महामारी पे ये तो मैं खुद इस पे काम कर रही हूँ। मैं किसी का सुनाया नहीं कह रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ। पहले आप रजिस्टर करवाइए, रजिस्टर कराने के बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले जाएंगे। सिर्फ सैयद जरीन बोलेंगे, सिर्फ सैयद जरीन रजिस्ट्रेशन नंबर ले जाने के बाद भी वो कह रहे हैं कि सीएमओ से लिखवा कर लाइए। तो वो जब सीएमओ है ही नहीं, कहाँ ढूंढेंगे सीएमओ को हम लोग? जो ये कह रहे हैं कार्रवाई होगी, हम किससे कार्रवाई के लिए कहेंगे जब सरकार में कोई बैठा ही नहीं है? हम कहाँ जाएंगे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि कम से क्या कम सीएमओ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये कोविड कमांड नंबर के फोन नंबर, हेल्पलाइन? आप ब्रिजेश जी, मैं तो कोई सरकार उससे नहीं हूँ। मुझे लोग क्यों 3 दिन से लगातार फोन कर रहे हैं? क्योंकि सरकार में सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए लोग जो निजी लोगों को जानते हैं उनसे कह रहे हैं कि हमारा ये काम करवा दिया, हमें ऑक्सीजन दिलवा दिए। इस वक्त सिर्फ अगर जरूरत है ब्रिजेश जी, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं दिल से, मैंने 6 महीने पहले अपने वालिद को इसी बीमारी में खोया है। मैं समझ सकती हूँ तकलीफ क्या होती जब सांसें रुकती। प्लीज डू नॉट क्राई, प्लीज ब्रिजेश जी, आप अगर आप कुछ कर सकते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मुहैया करवाइए अस्पतालों में। और नॉर्मल जो घरों में आइसोलेट हुए, जिनका रेस्पिरेशन लगातार डाउन हो रहा है, जिनका 80-75, यहाँ तक कि ब्रिजेश जी जिनका 70-60 हो रहा है, उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। प्लीज ब्रिजेश जी, इसका इंतजाम करा दीजिए बस। और मैं कुछ नहीं कहूंगी। ऑक्सीजन दवा तो सेकेंडरी है, दवा तो सेकेंडरी है, ऑक्सीजन का इंतजाम कराइए। शुक्रिया। डॉक्टर भूपेंद्र, ऑक्सीजन का इतना बड़ा भयानक संकट, क्या हम उसके लिए भी तैयार नहीं थे कि अपने लोगों को हम ऑक्सीजन तक नहीं मुहैया करा पा रहे हैं? सरकार ने क्या करा? क्यों नहीं ऑक्सीजन के नए प्लांट उसने तैयार करे? क्या वो भूल गई थी गोरखपुर कांड? अब लखनऊ में ये कांड करा जा रहा है। जिंदगी भर जब तक इतिहास रहेगा, लखनऊ में ये कांड हमेशा रहेगा कि लोग ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मर गए। ये हमेशा ये हिस्ट्री में आएगा, ये काला, ये दिन काले दिन हिस्ट्री में आएंगे। जैसे गोरखपुर कांड हुआ था, ऐसे ही लखनऊ में ऑक्सीजन कांड हुआ है, और सिर्फ ये बीजेपी की वजह से हुआ है। 355 दिन आपने क्या बैकिंग करी? आपने क्या बैकिंग करी? 395 दिन करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। ये कौन सी राजनीति कर रही है? ये बेचारी तो मदद कर रही है सबकी ऑक्सीजन के लिए। ये देखिए अनीता जी, दिलाइए ऑक्सीजन इनको, आप कराइए इनको एडमिट आप। हम यही तो कह रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू। दोनों लोग कृपया शांत हो जाएं। डॉक्टर भूपेंद्र की बारी है, वे बोलेंगे। ऑक्सीजन की इतनी भयानक किल्लत और सरकार की कोई तैयारी नहीं। डॉक्टर भूपेंद्र, देखिए, इसमें दो तरफा लापरवाही हुई है। पहला तो किसी को यह नहीं विश्वास था, लोगों को यह विश्वास था कि जो फर्स्ट फेज आता है किसी भी संक्रमण का, उसका ग्राफ जो होता है वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों पर ज्यादा होता है, और सेकेंड वेव थोड़ा छोटा आता है, जो पुराने महामारी में हमने देखा। लेकिन ये वायरस कुछ भिन्न तरह का है और इसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है ज्यादा अनस्टेबल है। तो जो विदेश से डेटा आ रहे थे, उस डेटा को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, पहली बात। दूसरी बात, जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहां पर उत्तर प्रदेश और बिहार, चूंकि यहाँ के बहुत लोग रहते हैं, लाखों में लोग रहते हैं, और जैसे ही कोई घटना घटती है वो तुरंत आते हैं। तो वहां से जो हमें सबक सीख करके तैयारी जिस स्तर पर करनी चाहिए थी, मैं ये मानता हूं कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यदि 1% मरीजों में थी तो सरकार ने 2% मरीजों के लिए व्यवस्था की थी। लेकिन आज जरूरत 20% मरीजों को है। तो वो जो एक्सपीरियंसेस थे वहां पर मुंबई में या दिल्ली में या अन्य जगह जहां सेकेंड वेव चल रही थी या बाहर का, उस डेटा को हमने दुनिया के दूसरे देशों से भी सबक नहीं लिया। कोई सबक नहीं लिया हमने। नहीं, वो जिस स्तर पर लेना चाहिए था उसको नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जो सबक लेने वाले थे वो लोग हैं कि जो आज जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखते हैं, कल पौधा उगाते हैं, कल गृह देखते हैं, परसों जो है पत्रकारिता भी देख लेते हैं, नर्सों जो है जो उनको काम दे दीजिए वो सारे लोग सारा कर लेते हैं। आता कुछ नहीं है, करते सब कुछ है। उन लोगों के हाथ में जब तक ये व्यवस्थाएं रहेंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। हर जगह पैसा कैसे कमाया जाए
उसकी व्यवस्था जरूर सोची जाएगी। रेमडेसिविर के लिए पटना एम्स के डायरेक्टर ने आज जो है हलफनामा सौंपा है पटना हाईकोर्ट में कि इसका कोई प्रभाव नहीं है। और नहीं, कल डॉक्टर सूर्यकांत भी ऑन एयर ये हलफनामा देकर गए लाखों लोग के सामने। मैं बता रहा हूं कि ये ड्रग कोई लाइफ सेविंग नहीं है कोविड में। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन का जो मेजर अपडेट आया है मार्च 2021 में, उन्होंने कहा है। लेकिन रेमडेसिविर के लिए मैं बता रहा हूं, अच्छा दोनों तरफ से ये बेवकूफी है। जनता को भी जब तक 30,000 40,000 का इंजेक्शन नहीं लगता, उसको लगता ही नहीं कि मेरा इलाज हो रहा है। यदि वही दवा यदि मिथाइल प्रेडनिसोलोन से उससे अच्छा असर आ रहा है तो वो नहीं कराएंगे, क्यों? क्योंकि 2 रुपए में मिल जाएगी। क्लेक्सन से उससे अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है, वो नहीं कराएंगे क्योंकि 500 मिल जाएगी। फील नहीं होता, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। सही कह रहे हैं। फील नहीं होता जब तक रुपया खर्च नहीं हो सकता। ये ऑक्सीजन वाली समस्या कैसे खत्म? ऑक्सीजन वाली समस्या जब तक, जैसे पीजीआई में जिस तरह से काम किया गया, वैसे सभी अस्पतालों में बहुत तेजी से यदि प्लांट नहीं लगाए जाएंगे तो वो इस तो काम 3 महीने से चल रहा था, इत्तेफाक से अभी तैयार हो गया वो। वही मैं कह रहा हूं। लेकिन एक और उदाहरण देता हूं, केजीएमयू में जब ये बना, नया वाला बिल्डिंग बना ना लिम्स सेंटर में, तो उसके पीछे ऑक्सीजन प्लांट उसी के साथ प्रिपेयर किया गया। लेकिन बाकी जगह उस तरह से शायद वो दूरदर्शिता नहीं दिखाई गई, क्योंकि जो क्या कहते हैं, नोडल के 2 आगे नोडल, नोडल के 2 पीछे नोडल, वो लोग कुल कितने नोडल, ये जो नोडल हैं ये देखते हैं कि कहां पैसा आएगा, उसी में इनका आनंद है। तो नोडल का खेल खेलिए, लोगों को मरते हुए पर अभी तो कहा गया था कि पूरा केजीएमयू को कोविड अस्पताल घोषित कर दिया जाएगा, वहां 4,500 बेड बन जाएंगी। पर मुझे आज कोई बता रहा था कि वहां 500 आईसीयू बेड भी बनना मुश्किल है। अच्छा ब्रिजेश जी, ये बताइए, सही बताओ, आप तो वहां के चीफ हो, बताओ। मैं एक बात सही बताना। मैं एकदम सही बता रहा हूं। यदि कोई मरीज ब्लड कैंसर का है तो वो ब्लड कैंसर का अपना ट्रीटमेंट लेगा कि नहीं लेगा, तो उसके वार्ड को आप कैसे बदल सकते हैं? कोविड वार्ड में आंको सर्जरी के लिए कोई मरीज आया है जिसकी कैंसर की सर्जरी होनी है, उसको आप कोविड में कैसे बदल देंगे? किसी को ट्रामा हुआ है, उसको उस वार्ड को, आपकी कैपेसिटी 4,500 की है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए क्वीन मैरी हॉस्पिटल को यदि आप कोविड बना देंगे तो वहां जो बच्चे पैदा होने के लिए, डिलीवरी के लिए माताएं आती हैं, वो कहां जाएंगी? जो पीडियाट्रिक वाली जो बिल्डिंग है, यदि उसको आप शिफ्ट कर देंगे कोविड में, तो वो बच्चों का इलाज कहां होगा? तो ये तो जनता से झूठ बोला जा रहा है कि 4,500 बेड वहां खड़ी कर दी गई हैं, तैयार हैं, आओ लेट जाओ। बेड तो वहां पर 4,500 पहले से है, लेकिन क्या कोविड वाले यदि सारे जाएंगे तो बाकी लोग कहां जाएंगे? ऐसा तो है नहीं कि ये बयान सरकार देने से पहले क्यों नहीं सोचती है कि ये भी करना है? ये सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी है। मैंने सुना कल मिनिस्टर गए थे वहां मीटिंग करने। नहीं, मिनिस्टर जाए मीटिंग करने, बहुत अच्छी बात है, खूब फोटोबाजी हो, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन ये कॉमन सेंस वाली बात है कि आप ट्रामा सेंटर में, किसी का भी कोई चोट लगता है, आदमी के दिमाग में पहला चीज आता है कि ट्रामा सेंटर भागना है। यदि उसको आप कोविड में कर देंगे तो वो मरीज कहां जाएंगे? ये एक प्रैक्टिकल बात है, ये एक वास्तव में समझ वाली बात है। इसमें कोई मतलब बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, कॉमन सेंस वाली बात है। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर विशाल जैन, लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि समस्या इतनी गंभीर है कि बहुत से लोग सिम्टम्स होते हुए भी उनके टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, अगर टेस्ट आया पॉजिटिव हैं तो लोग क्या करें? लोगों के मन में बहुत डर बैठ गया है। देखिए, अगर टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है टेस्ट कराएं। जो सिम्टम आते हैं उसके बेसिस पे ही अपना कोरोना का एक प्रिलिमिनरी इलाज शुरू कर दें। चाहे तो ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें या कुछ भी अपना जिससे भी पूछना है डॉक्टर से पूछ के कर लें, क्योंकि टेस्ट के लिए बहुत लंबी लाइन लग रही है। और जब तक टेस्ट आता है 3-4 दिन में कोरोना अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, तो उससे पहले अगर ट्रीटमेंट ले लें प्रिलिमिनरी तो उसमें नुकसान नहीं है। दूसरी बात यह है, आरोप प्रत्यारोप ना करके एक दूसरे पे इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि इस वक्त पूरा देश बहुत ज़्यादा परेशान है। हम डॉक्टर लोग तो फोन मरीजों के उठा के बेड दिलवा दीजिए, बेड इसी के लिए परेशान है। ऑक्सीजन रेमडेसिविर मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूं इस वक्त। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश को संबोधित करने जा रहे हैं, हम आपको सीधे ले चलते हैं।